Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyida Noor Fatma and I am teaching you biology chapter number 1 of class first year pre-medical FSC. Okay, you have seen my if you have seen my previous video, you will understand that the previous branches of biology were discussed there, and the next 9 branches are discussed in my this video. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. The main branches of biology. First of all, we are discussing about molecular biology. So, what do you think about? What do you mean by molecular biology? You will understand clearly that it is discussing about molecules. We are discussing about molecules in molecular biology. Okay, let me explain you in Urdu. मॉलिकुलर बायोलॉजी हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि हम लोग जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर किसका ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल्स और उनके ऑर्गेनेल्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल और ऑर्गेनल्स जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं. इन सबको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. किस पर? मॉलिक्यूलर लेवल पर. ओके, तो हम इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो मैं आपको लिखवाती हूँ. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स cells and their organelles at molecular level. So dear students, let's move to the next branch of biology. Okay, the next branch you can see on the board is environmental biology and आप इस branch के name से भी understand कर सकते हैं कि हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? environment की. किसकी बात कर रहे हैं? environment की. ठीक है ना. इसमें हम ऑर्गेनिजम्स का क्या स्टडी करते हैं? रिलेशन किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है ना. अब अगर हम इसके अंदर कहें कि उनके इसके अंदर इंट्रैक्शंस होती हैं ऑर्गेनिज्म की इंट्रैक्शन होती है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ. अब एनवायरनमेंट जो है वो भी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है. अब आपको बताते हैं. एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक. ठीक है ना. अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट. और स्पेशली, ठीक है ना, स्पेशली किसको रिलेट करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को. ह्यूमन्स क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं किसमें? एनवायरनमेंट में. तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एक्टिविटीज. स्पेशली इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. जी, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं जो कि है माइक्रोबायोलॉजी. जी, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोबायोलॉजी वर्ड के नेम से ही पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं. माइक्रो. ठीक है ना. माइक्रो वर्ड जो है एक वर्ड है. इसका मीनिंग है माइक्रो हम कहते हैं स्मॉल को. माइक्रो मीन्स स्मॉल. और मैक्रो किसको कहते हैं? मैक्रो कहते हैं हम लार्ज. है ना. हम माइक्रो स्मॉल के लिए यूज़ करते हैं, मैक्रो करते हैं लार्ज के लिए. यहाँ पर लेकिन हम माइक्रो की बात कर रहे हैं. तो माइक्रो यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो बायोलॉजी यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजी. स्मॉल ऑर्गेनिज्म अब कौन कौन से होते हैं? अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी यानी हमारे पास ये पूरा वर्ड जो है पूरी डेफिनेशन बन गया. स्टडी ऑफ माइक्रो organisms.
स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, जिसके अंदर स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। ओके, तो इसकी प्रॉपर मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स भी दे दी हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मतलब स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आएंगे। तो वो आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। Proper definition will be the study of microorganisms which include बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई। अब आपने देखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होता है, वायरसेस भी, प्रोटोजोआ भी, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई यानी इतनी स्मॉल एल्गी और फंजाई जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, हमें उसके लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। और ये भी आप 9th में पढ़कर आए हैं कि माइक्रोस्कोप की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो एडवांस्ड है और लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो पुराना है। तो नेक्ड आई हम उस आई को कहते हैं, यानी हम आम आँख से, यानी जो हम नॉर्मली अपनी आई से देख रहे होते हैं, तो हमें ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई जो है वो नज़र नहीं आते, तो हमें उसको लिए देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है। होप सो आपको इस बायोलॉजी की ब्रांच की भी समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं। साथ साथ आप लोग नोट करते रहा करें ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हुआ करे। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जी, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी के नेम से भी आपको पता लग रहा है कि इसमें हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या हाँ, फ्रेश वाटर बॉडीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। तो अगर हम कहें ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है ना। फ्रेश वाटर कौन कौन से होंगे? रिवर्स और लेक्स, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे कि रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, ठीक है ना, और उनके फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोगों ने इसकी जो प्रॉपर मतलब अब फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स यानी उनके फ़िज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, हम लोग स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाती है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इसी चीज़ से बनाना चाहें, द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़, फॉर एग्जांपल रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दोज वाटर बॉडीज़ इज़ नॉन एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है ना। यानी पैरामीटर्स मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक हो गया। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं। जी, नेक्स्ट ब्रांच है मेराइन बायोलॉजी। अब मेराइन से भी आपको ये वर्ड अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ पे भी हम पानी की बात कर रहे हैं, मेराइन, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो ये है, इसके अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं? लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर? सीज के अंदर और ओशियंस के अंदर,
ये ना मेराइन हम किसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, सीज और ओशियंस के अंदर जो लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है उसको हम लोग कहते हैं मेराइन बायोलॉजी। इसके अंदर भी हम इनके फिज़िकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब पैरामीटर्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखेंगे। उसके बाद अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, it is the study of life in seas and oceans. It includes the study of marine life and physical and chemical parameters of sea acting as factor for marine life, ठीक है ना। उसके बाद अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और आप लोग 9th में भी पढ़ कर आए हैं। इट इज़ वेरी इजी। बायोलॉजी की हर ब्रांच अपने अंदर एक कोड वर्ड रखती है और जिस बच्चे को वो कोड वर्ड डी कोड करना आता है तो वो बायोलॉजी में मार्क्स ले जाता है। अगली ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। अब इसके अंदर पैरासाइट, ठीक है ना। आपको इतना वर्ड नज़र आ रहा है पैरासाइट, आपको नज़र आ रहा होगा पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट से क्या लेते हैं, शेल्टर, और उनको रिटर्न क्या करते हैं, इन रिटर्न में उनको हार्म करते हैं, मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो वो ये है, द ऑर्गेनिजम्स विच टेक फूड एंड शेल्टर from living host and in return harm them, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको पैरासाइट समझाना चाहूँ तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड लेते हैं होस्ट से और शेल्टर भी लेते हैं और उसके बदले में उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं अपने ही होस्ट को। मतलब कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं ये एहसान फरामोश होते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसमें आपको मैं बताऊं, मॉस्कीटो इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है ना। मॉस्कीटो अब क्या करता है, मॉस्कीटो बाइट करता है ह्यूमन को और उससे शेल्टर भी लेता है, उससे फूड भी लेता है, क्योंकि हमारा ब्लड उसके लिए एक फूड होता है। तो वो उससे ब्लड लेता है, उससे फूड लेता है, शेल्टर लेता है और इन टर्न उसको क्या कर देता है, हार्म कर देता है। और क्योंकि मॉस्कीटो के काटने का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा हमें नुकसान ही होता है। तो इस तरह से वो हमें हार्म, यानी हमें तो कोई नुकसान पहुँचाता है, तो वो एक पैरासाइट है, ठीक है ना। तो अब हम जब पैरासाइटोलॉजी की बात करें, पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर और उनके स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उनके स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये देखिए उनका पैरासाइटोलॉजी में उसका स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए सबसे पहले पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम लोग पैरासाइट्स का स्ट्रक्चर, उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो कैसे अपना हार्म करते हैं उनको, और उनकी लाइफ हिस्ट्रीज़ कि वो आज तक क्या क्या करते आ रहे हैं, और होस्ट पैरासाइट रिलेशन से, यानी वो होस्ट और पैरासाइट के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो उसको कैसे नुकसान पहुंचाया पैरासाइट ने और होस्ट ने उसको कैसे फ़ायदा पहुंचाया, और उससे उसने शेल्टर कैसे लिया, उसने उससे फूड कैसे लिया, और ये सब हम किस में स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में। तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आर स्टडीड इन पैरासाइटोलॉजी। ओके, तो हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं जो कि है ह्यूमन बायोलॉजी। ओके, नाउ
ह्यूमन बायोलॉजी, इसमें भी आपको कॉमनली समझ आ रहा है हम ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन. इट डील्स विद स्टडी ऑफ मैन, यानी ह्यूमंस की स्टडी को हम स्टडी कर रहे हैं. इसके अंदर हम मैन के फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर, फॉर्म, स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी हिस्टोलॉजी, ठीक है ना, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एवोल्यूशन, उसकी जेनेटिक्स, उसकी सेल बायोलॉजी और उसकी इकोलॉजिकल स्टडीज़. ठीक है ना, उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एवोल्यूशन, उसकी जेनेटिक्स, उसकी सेल बायोलॉजी और उसकी इकोलॉजिकल स्टडीज़. अच्छा, अब इट इज़ विद द स्टडी ऑफ मैन, इट्स फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और इकोलॉजिकल स्टडीज़. अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना है तो आपको ये सारी टर्म्स का पता होगा. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. फॉर्म यानी वो कैसा है, स्ट्रक्चर उसका अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर यानी वो उसका अंदर से बॉडी कैसी बनी हुई है, फंक्शन वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, हिस्टोलॉजी यानी कि उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी फॉर्म और स्ट्रक्चर, वही बात आ गई ऊपर वाली, एवोल्यूशन और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ, जेनेटिक्स उसके जीन्स कैसे फॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी सेल बायोलॉजी यानी उसके जो सेल्स की स्टडी है वो, और इकोलॉजिकल स्टडीज़ यानी सारी उसकी मतलब इकोलॉजी यानी उसके इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं इकोलॉजिकल. इकोलॉजी हमारे पास एक ब्रांच है इकोलॉजी, उसके इंटर रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनिजम्स हैविंग द रिलेशनशिप्स विद द इन्वायरमेंट इज़ नॉन एज इकोलॉजी, यानी उसकी इकोलॉजिकल स्टडीज़ यानी उसका इन्वायरमेंट के साथ जो जो रिलेशन है वो हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर देखते हैं. ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दोबारा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, इट इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ इज नॉन एज ह्यूमन बायोलॉजी. ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है हमारे पास सोशल बायोलॉजी. अब इस वर्ड से भी आपको सोशल से आपको बहुत कुछ अंदाज़ा हो सकता है, उसका सोशल बिहेवियर हो सकता है, ठीक है ना. अब इसकी भी बहुत काम, इसका बहुत कॉमन सा है द स्टडी किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, या आप यहाँ पे कहेंगे ह्यूमन बींग्स की. सिर्फ ऑर्गेनिजम्स नहीं है इसमें, सिर्फ ह्यूमन बींग्स यानी मैन आ रहा है. सोशल बिहेवियर यानी मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर लिखवाऊँ जिसके अंदर हम सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी कर रहे हैं. आपने यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स नहीं लिखना, आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की बात करनी है. मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स अगर आप लिख देंगे, ऑर्गेनिजम्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और सो ऑन. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाती हैं. तो आप अगर ह्यूमन बींग्स लिखेंगे तो इट रिलेट्स ओनली टू द मैन यानी ह्यूमन बींग, यानी जो अशरफुल मखलूक़ात हैं इंसान, उनकी बात होगी इसके अंदर और किसी चीज़ की बात नहीं होगी, ना एनिमल्स की ना प्लांट्स की. तो सोशल बिहेवियर हमेशा ह्यूमन बींग्स का होगा.
उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच की इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और आप अपनी 9th में भी उसको ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, एंड दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। यानी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ओके, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। और मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं। हम इसके अंदर यूज़ करते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाली ह्यूमन बींग्स नहीं समझेंगे, इसके अंदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है ना। और हम उनको क्या करते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, एंड किसमें, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो वो होगी, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस, सिस्टम और उनके प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी को हमने 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा था और इसको आपको पहले भी आपको इसकी डेफिनेशन याद होगी, ताकि हम लोग फिर हम लोग जो बाकी का अगला मेरा टॉपिक है वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि आपके साथ आएगा बायोलॉजिकल मेथड्स। क्योंकि मैं आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टीच कर रही हूँ, तो उसके आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।